ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी अपने घरों में बैठे बड़े आराम से बैठे होंगे। आप और आपका पूरा परिवार कोविड से बहुत दूर होगा, और यदि दूर नहीं है तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को ध्यान दें। अपना ये जो प्रोग्राम है फिजिक्स इन 40 और 45 डेज, इसके अंदर अभी ये आज अपना 4th लेक्चर है। अब तक हम लोग 2 बड़े बड़े टॉपिक्स बेसिक मैथमेटिक्स के ख़त्म कर चुके हैं। एंड आई बेट यू कि फिजिक्स इन 40 डे, फिजिक्स इन 45 डे क्रैश कोर्स नाम से आपको बहुत सा कंटेंट मिल जाएगा। बट यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत बेसिक्स है, बहुत ज़्यादा बेसिक्स है। ठीक है, तो आज जो अब तक जो अपन पढ़ चुके हैं, यदि आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो आप लेक्चर नंबर 2 और 3 देख लें और 1 भी देख लें। ठीक है, इससे पहले हम लोग ट्राइग्नोमेट्री फिनिश कर चुके हैं, डिफरेंशिएशन हम यानी अवकलन हम फिनिश कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन को फिनिश करने के बाद में हम आज ही चालू कर देंगे वेक्टर। ठीक है, चलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक इंटीग्रेशन यानी समाकलन। सब बच्चे हेडिंग लिखेंगे इंटीग्रेशन या समाकलन। इंटीग्रेशन यानी समाकलन से अपन शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। जिन्होंने डिफरेंशिएशन पढ़ा है उनको फील आ चुकी है, उनको पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, बस डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा उल्टा रहता है। जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बताया था कि जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन आपके पास में क्या होता है बेटा, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर। ठीक है, हिंदी के भी बच्चे कनेक्टेड हैं, इंग्लिश के भी बच्चे कनेक्टेड हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि दोनों बाइलिंगुअल क्लास रखूं। ठीक है, फिर भी कहीं ना कहीं मिस हो जाता है फ्लो के अंदर, तो आप थोड़ा सा इसमें कॉम्प्रोमाइज करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, जैसे प्लस एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, माइनस एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, और डिवीजन एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है, इससे पहले डिफरेंशिएशन को वापस बता देता हूं थोड़ा सा। डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था, डिफरेंशिएशन होता है रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर। डिफरेंशिएशन होता है रेट ऑफ चेंज यानी परिवर्तन की दर। वैसे ही बेसिकली ये क्या होता है, ये आपका नेगेटिव से और डिवीजन से मिलके बना होता है। दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करो, अंतर निकालो और उनको भाग दे दो। आज अपन पढ़ेंगे इंटीग्रेशन यानी समाकलन। समाकलन जो होता है, समाकलन बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। समाकलन जो होता है वो गुणा का और योग का एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है। कैसे होता है समझते हैं अपन इस चीज को। जैसे इसमें बेसिकली आप क्या करते हो, एक कोई पूरी संख्या है, लेट्स से दिस इज अ फुल नंबर f, ये कोई फुल कांस्टेंट है, कोई नंबर है, कुछ भी है, इसको आपने एक बहुत छोटे नंबर से डिवाइड, बहुत छोटे नंबर से कल सिखाया था, छोटे नंबर के लिए अपन स्मॉल डी यूज करते हैं। छोटे नंबर के लिए अपन क्या यूज करते हैं, स्मॉल डी यूज करते हैं। ठीक है, तो जब आपने इसको ऐसे करके मल्टीप्लाई किया तो ये f और dx1 का मल्टीप्लीकेशन हो गया। आप और मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हो dx2 से, फिर आपने dx3 से मल्टीप्लाई किया, आपने dx4 से मल्टीप्लाई किया, आपने dx5 से मल्टीप्लाई किया, और इन सबको जोड़ दो। अभी बताया ना इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन इज कॉम्बिनेशन। इंटीग्रेशन इज व्हाट बेटा, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, पहले दो नंबर्स को क्या करो, मल्टीप्लाई, और उसमें एक बहुत छोटा होना चाहिए। इस मल्टीप्लिकेशन को, इस गुणनफल का जब आप योग निकालते हो तो इसको लिखने का एक गणितीय तरीका है ऐसा कि आप इसको लिख सकते हो सिग्मा f इंटू डी एक्स की टर्म्स में। क्या लिख सकते हैं बेटा, सिग्मा f इंटू डी एक्स। और जब ये समेशन बहुत बड़ा हो जाता है, ये समेशन बहुत बड़ा हो जाता है, ये समेशन जब बहुत बड़ा हो जाता है तो ये जो ऐसा साइन है ना बेटा, f इंटू डी एक्स वाला, इस वाले साइन में, इस वाले साइन को अपन कन्वर्ट कर देते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। ये इसके बेसिक्स है। जैसे कल अपन ने पढ़ा था ना, चेंज से, चेंज को डिवाइड किया तो डिफरेंशिएशन यानी अवकलन बना। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन को जब ऐड किया, गुणनफलों का जब योग किया तो समाकलन बनेगा। समाकलन का मतलब होता है जोड़ना, बहुत छोटी छोटी चीजों को जोड़ना।
बहुत छोटी छोटी यदि 3 और 4 ही चीज है तो आप आराम से ये वाला फॉर्मूला लगा के जोड़ दो, पर बहुत सारी बहुत छोटी छोटी चीजों को जोड़ोगे ना तो बहुत दिक्कत आती है। तो रादर देन आप उसमें सीधा प्लस माइनस करते हो, आप इसके फॉर्मूले अप्लाई करना चालू कर देते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे एक इसका बढ़िया यूज बताता हूं। आपको पता है आपको टेबल याद करने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब आप एक चीज सोचो, आप जोड़ के बता सकते थे ना। आपको बोले 2 + 2 + 2 + 2 + 2 कितना, आप बोलोगे 10। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? है ना? अब कोई बोले 2 + 2 + 2 + 2 प्लस अप टू, जैसे ये नंबर तुम्हारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये तुम्हारा आ गया 100। मतलब जब 2 को 100 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा? तो यार ये तो ठीक है, 2 और 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। यहां पे कितना याद रखोगे? नहीं रख सकते ना। तो यहां पे आप क्या करते हो, रादर देन जोड़ने के आप 2 × 100 करके सीधा कह देते हो सर 200 आएगा। मतलब प्रोसेस तो दोनों में एडिशन का है, बट जब छोटा नंबर था तो सीधा जोड़ना संभव है, पर बड़े नंबर में सीधा जोड़ना संभव नहीं था। वैसे ही यहां पे जब बहुत कम नंबर होंगे ना, 4 या 5 डिजिट होंगे, सीधा उसको ऐड कर देना। पर जब 4 या 5 डिजिट नहीं होंगे तो तुझे ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे तूने इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया ना, वैसे ही तुझे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब जिस महानुभाव ने इंटीग्रेशन या समाकलन को परिभाषित किया था, उसने इसके कुछ फॉर्मूले दिए थे, जैसे कल हमने अवकलन यानी डिफरेंशिएशन के पढ़े थे। सेम कहानी, कुछ फॉर्मूले आएंगे, उनको याद करेंगे और अप्लाई करेंगे। क्या यहां तक कोई डाउट है किसी को? समझ में आई बेसिक चीज? क्लियर है ना? बढ़े यहां से आगे। अंगूठे नहीं दिखाई दे रहे, गर्दनें नहीं हिलती हुई दिखाई दे रही भाई। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते बेटा। तो इसका बेसिक मीनिंग होता है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात है। ये केवल इसीलिए पढ़ाया कि ताकि तुम्हें फील आ जाए, बस फील लानी थोड़ी सी, और फील भी यार कम टाइम में लेके आनी, उतना टाइम है नहीं हमारे पास में, तो कम टाइम में बेटा इतनी फील आएगी। ठीक है, आज अपने को इंटीग्रेशन फिनिश भी करना है, तो अब अपन इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों पे आता है, फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन पे अपन बात करते हैं। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी चीज और समझा दूं। चलो पहले अपन फॉर्मूले पढ़ते हैं, उसके बाद अपन उसको और डिस्कस कर लेंगे। फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन, हिंदी मीडियम, समाकलन के सूत्र, समाकलन के सूत्र। ठीक है कि नहीं है? तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे हमें समझनी है वो ये है कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ differentiation. Integration is inverse of differentiation. समाकलन अवकलन का बस थोड़ा सा उल्टा ही होता है। क्या मतलब है? मतलब यह है कि तुम बोलो एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करोगे, अवकलन करोगे, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना आएगा बेटा? 2x आएगा, है ना? इधर गए तो डिफरेंशिएशन किया, उल्टा आओगे तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा। मैथमेटिकली यही है, इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, व्हेन द 2x का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा अपने को? एक्स स्क्वायर मिलेगा। इफ द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, देन इंटीग्रेशन ऑफ 2x इज व्हाट? एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर विथ यू? क्लियर है? ठीक है, बढ़ा आगे। कैसे? ये बस आप याद रखना। अच्छा, एक छोटा सा चीज और बता दूं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता था बेटा? cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा? sin x। cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता था बेटा? माइनस sin x।
तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। जैसे x की पावर 8 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा, 8x की पावर 7। याद है ना, पावर को बाहर निकालो और 1 से कम करो, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, x की पावर 8। ये एक बेसिक रिलेशन होता है इनके अंदर, ये एक बेसिक रिलेशन होता है इनके अंदर, ठीक है। यही इसी पे बेस 4-5 छोटे छोटे फॉर्मूले जो अपने को पढ़ने रहेंगे, इसी पे आधारित कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे अपन बेटा, सिंपल सिंपल से फॉर्मूले, बहुत सिंपल फॉर्मूले। पहला वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dx। एक का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो आता है x प्लस सी, और हमारे पास में जो c होता है ना, c इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या कहेंगे बेटा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये लगाना ही लगाना अपने को, है ना। दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, एक होता है डिफाइनाइट और एक होता है इनडिफाइनाइट, ठीक है। आगे जब लूंगा तब थोड़ा और समझा दूंगा, बट याद रखना अपने को हर बार ये सी लगाना है, बस ऐसे ही। इसी पे आधारित दूसरा फॉर्मूला हमारे पास में आता है, इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट के इज सम अनदर कांस्टेंट, सम अनदर कांस्टेंट। इफ k is some another constant then it would be what, k को तो एज इट इज रखो, आप इसको k को बाहर निकाल लो, जैसे वहां पे बाहर निकालते थे ना अपन, वैसे इसको बाहर निकाल लो। k को बाहर निकाला तो अंदर बचा 1 डॉट dx। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x प्लस, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन x और पीछे क्या लगा दिया, c। तो कोई भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, kx प्लस c। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना होता है, kx प्लस c। अपन क्वेश्चंस करते हैं फॉर्मूला पे बेस्ड। जैसे आप करो इंटीग्रेशन ऑफ 2 डॉट dx कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 डॉट dt कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा कितना आएगा। फटाक से तीनों करके बताओ, बेसिक फॉर्मूला सिखा रखा है तुम्हें, करेंगे इसको। 2 डॉट dx, 3 डॉट dt एंड d थीटा, इनका इंटीग्रेशन करो, हो जाएगा सबसे। टू कांस्टेंट है, बाहर निकाला, अंदर क्या बचा 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, और c तो लगेगा ही लगेगा। आंसर कितना आया इसका, 2x प्लस सी। नेक्स्ट दिस 3 इंटू dt, 3 को बाहर निकालो, कुछ नया नहीं है, t आया है ना, तो यहां पे t लगा दो, x की जगह t रख दिया, प्लस कितना आ गया c। तो ये कितना है बेटे, 3t प्लस c। d थीटा यानी बेसिकली ये कितना है बेटा, 1 डॉट d थीटा। तो 1 मतलब क्या बेटा, x यदि ऑपरेटर है तो x में आंसर आएगा, थीटा ऑपरेटर है तो थीटा में आंसर आएगा, थीटा प्लस c। इज इट क्लियर विथ ऑल ऑफ यू, समझ में आ रही चीजें बच्चों? आपको विजिबिलिटी प्रॉपर आ रही, दिखाई दे रहा है जो बोर्ड पे लिखता हूं, वॉइस का, लाइट का ज्यादा इश्यू तो नहीं है ना? ठीक है, चलो, ओके ओके ओके। फॉर्मूला सेकंड देखो बेटा, सेकंड फॉर्मूला है x की पावर n के इंटीग्रेशन का। ये क्या कहता है, x की पावर n डॉट dx। इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, पावर को 1 से इंक्रीज करो और सेम पावर से डिवाइड कर दो। वहां पे तो क्या करते थे, पावर को 1 से कम करते थे और पावर को आगे लाते थे। याद है कि नहीं याद है? याद दिलाऊं वापस, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, पावर को आगे ले आओ और 1 से कम कर दो। पर एक्स क्यूब का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या करना है, पावर को 1 से बढ़ाना है और सेम पावर से डिवाइड करना है। 1 से बढ़ाया तो 3 का 4 और नीचे भी 4। आई क्या कहानी समझ में बेटा? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, प्लस सी तो लगाना ही लगाना है हर एक के अंदर, ये तो अपने को भूलना ही नहीं है।
क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेसिक से। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, n नेवर इक्वल्स टू -1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें n कभी -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि n -1 हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, नीचे 0 आ जाएगा। भाई 1/में 0 आ गया, तो इस फॉर्मूले में कभी भी n -1 नहीं होना चाहिए। आओ क्वेश्चंस करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट dx, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 7/2 इंटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर √x डॉट dx, इंटीग्रेशन ऑफ x 1/x √x डॉट dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डॉट dx। हो गया क्या? कृष्णा कर लिया आपने, वेरी गुड। x डॉट dx, सो व्हाट इज इट बेटा, ये x की पावर 1 है ना, तो पावर को 1 से बड़ा हो उसी से डिवाइड कर दो, x² डिवाइड बाई 2 प्लस 2 प्लस c, ठीक है। x की पावर 7/2, तो 7/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 7/2 प्लस 1 प्लस c तो एकदम वो दूल्हे का दोस्त है, हर जगह आएगा दूल्हे के साथ में, ये कहीं अटकने वाला नहीं है। तो ये कितना हो गया 3.5, 3.5 प्लस 1 4.5, यानी कितना हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 2 प्लस c। √x यानी कितना हो जाएगा x की पावर हाफ, x की पावर हाफ यानी कितना हो जाएगा हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस कितना c, यानी हाफ प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस c। कल सिखाया था x की पावर 3/2 को क्या लिखते हैं, x √x। 3/2 देखो बेटा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में आ जाएगा। हर का जो हर होता है वो अंश होता है, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, c पीछे आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? हाँ बेटा, ये कितना है x √x। अब मैं इसको सीधा लिखूंगा, कल की क्लास में सिखा रखा है -3/2 डॉट dx, ठीक है। तो -3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई -3/2 प्लस 1 प्लस c। -3/2 प्लस 1 ये होता है -½ ऊपर भी -½ नीचे भी -½ x की पावर -½ अपॉन -½ प्लस c। सो और रिजॉल्व करेंगे, x की पावर नीचे आके +½ आएगा, यानी नीचे √x आ गया, माइनस का 2 ऊपर आ जाएगा, यानी ये आएगा -2 और यहाँ पे प्लस में c आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा वहाँ पे स्पेस नहीं है, रिकॉर्डिंग में मिस हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन कर लिया गया। लास्ट क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? लास्ट क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा बेटा? लास्ट क्वेश्चन इस फॉर्मूले से नहीं होगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में कोई ये मत कर देना इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1 dx, नहीं, क्योंकि ये वाले फॉर्मूले में n बराबर -1 पे काम नहीं करता। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आई बात? x की वैल्यू -1 आएगी तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये नहीं करेगा तो कैसे करें सर? इसका सीधा फॉर्मूला याद करना, 1/x dx का होता है log e(x + c। ये इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपने नोट्स में ऐड करेंगे। कोई भी डाउट है तो यही पूछेंगे इस चीज़ को बेटा। एनी डाउट यही रोक देना। हाँ ln x है बेटा। बेटा ये log एक ऑपरेटर होता है, जैसे साइन होता है ना, थीटा के आगे साइन लगाते हैं, 30 डिग्री है, 30 डिग्री के आगे साइन लगाओगे 1/2 बन जाएगा, कॉस लगाओगे तो √3/2 बन जाएगा। पता है ना, पढ़ा है ना तुमने ऐसा? वैसे ही log एक तरह का ऑपरेटर होता है बेटा, ठीक है ना। log ऑपरेटर भी बेसिक मैथ्स का हिस्सा है, बट यहाँ पे मैं उसको कवर नहीं करूंगा, है ना। यहाँ पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही मैं कवर करूंगा, ठीक है। और वैसे आप एक काम करना, आपको log में ज्यादा दिक्कत फिर भी आ रही हो ना, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ड्रॉप कर देना मैसेज में, थोड़ा वहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर सबका टाइम कमेंटली नहीं वहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, हो गया? कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? बढ़े आगे?
एक बार के लिए समराइज करा देता हूं बेटा। बेटा मीटिंग एंड होने वाली है शायद, एक बार के लिए समराइज करा देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट डी एक्स कितना होता है x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ k डॉट डी एक्स कितना होता है के एक्स प्लस सी, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n डॉट डी एक्स कितना होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी होता है। इसी तरह से एक फॉर्मूला और देखो, kx की पावर n डॉट डी एक्स, कोई भी चीज मल्टीप्लाई में आएगी ना कांस्टेंट तो उसको बाहर निकाल लो, ये कितना हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ये समरी है। एक आधा क्वेश्चन और फेंक दो इस पे, पकड़ लेना इस क्वेश्चन को। 8x की पावर 7 डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन कर दो फटाक से। 4x क्यूब डॉट dx, इसका भी इंटीग्रेशन कर दो फटाक से। डरने वाली बात तो नहीं है बेटा। भरत सिंह शेखावत भाई कॉपी वॉपी ले लिया कर यार, क्वेश्चन वोश्चन कर लिया कर सॉल्व, रखी है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप बहुत रेगुलर हो। नए बच्चों में से जो मुझसे नए कनेक्टेड है, भरत है, ये चित्रा है, बहुत से, और गायत्री की तो आज फर्स्ट क्लास है, कृष्णा है। आई वुड से कृष्णा आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है बेटा। आपके स्कोर्स मैंने देखे थे, आप जो फॉर्म अपडेट किया था उसके अंदर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप यदि और ढंग से बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दें तो आप मुझे लगता है कि संभावना रखती है अगले साल या इस साल सेलेक्ट होने की। 8x की पावर 7, ठीक है, रनिंग आउट ऑफ टाइम। 8x की पावर 7, 8 को बाहर निकालो, 7 प्लस 1 8 डिवाइड बाई 8, 8 से 8 गया प्लस c, तो x की पावर 8 प्लस c इज द उत्तर। अब वो फंडा सिखाया था ना शुरू में कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब ये हाथ और ये हाथ इधर से इधर आए तो इंटीग्रेशन, इधर गए तो डिफरेंशिएशन। 8x की पावर 7 का इंटीग्रेशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन करो तो ये x की पावर 8 का, पावर को बाहर निकालो और 1 से कम करो, देखो ये आएगा 8x की पावर 7। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, पर अपने को इतनी डेप्थ में नहीं जाना इंटीग्रेशन के, अपने को तो बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। ये कितना हो जाएगा 4x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस सी, x की पावर 4 प्लस सी इज दी उत्तर। क्लियर है बेटा जी? ध्यान रखना, आज इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा और वेक्टर भी चालू करूंगा इंटीग्रेशन खत्म करके, जुड़े रहना, ठीक है ना। चल अब मैं नेक्स्ट और बेसिक फॉर्मूला पे चलता हूं यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। तो आप ये वाला फॉर्मूला एक और याद करेंगे कि 1/x डॉट डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन किसका होता है, log e x प्लस सी, है ना। log भी एक तरह का ऑपरेटर है, उसके डेप्थ में अभी मैं जाऊंगा नहीं। ये होता है e, e एक कांस्टेंट है, e हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट है। जहां कहीं भी स्मॉल e दिखे ना वो ये वाला होता है, इसको अपन कहते हैं नेचुरल बेस, इसको अपन कहते हैं नेचुरल बेस। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, ध्यान रखना माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, याद रखना इसको एज इट इज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा यही गलती करता है। कॉस एक्स इंटू डी एक्स साइन एक्स प्लस सी। डिफरेंशिएशन जब करते हो तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, और जब आप इंटीग्रेशन करते हो, जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो साइन वाले के इंटीग्रेशन में माइनस आता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पे करता है। क्लियर है कि नहीं है? पक्का। इसके बाद में वही एक छोटा सा पंगा कि हमारे पास में दो फंक्शन है, एक f1x है, एक f2x है। इन दो फंक्शन का अपने को इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे बेटा? दोनों को अलग अलग कर लो, यदि प्लस माइनस है तो कोई फर्क, इसको मल्टीप्लाई कर दो dx से, प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f2x डॉट dx। कुछ नहीं करना, जब प्लस माइनस में होंगे ना तो हर एक का अलग अलग इंटीग्रेशन करते रहो। कैसे एक क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा आपको। देखो ये वाला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx।
तो भाई इंटीग्रेशन करना है। फंडा क्या बोलता है अपने का कि हर एक को अलग अलग dx दो, 2x को भी एक dx दो, 3 को भी एक dx दो, सबके बीच में बांट दो। अच्छा यहां पे कहीं पे एक माइनस भी लगा देता है, ये माइनस होता तो इसको भी माइनस कर दो। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर 1 से बढ़ाओ, नीचे से लाओ। अब यहां पे भी एक c आएगा, पर अपन सबका कंबाइंड c लगा देंगे। 2x का कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 3 इंटू एक्स, और सबका कंबाइंड एक c लगा दिया। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आई बात? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, डरने वाली बात नहीं है। 1 बाई 1 चलते रहेंगे अपन। यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा बेटे, माइनस कॉस एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, पावर को 1 से बढ़ाओ फिर डिवाइड बाई सेम ले आओ, माइनस 1 बाई एक्स का कितना आता है, लॉग ई एक्स। रूट एक्स का कितना आएगा, एक्स की पावर हाफ, तो हाफ प्लस 1 होता है 3/2 डिवाइड बाई 3/2, सबका कंबाइंड में क्या लगा दो, c लगा दो। क्लियर? ठीक है, हाँ या ना? चलो ये वाला करो बेटा, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स डॉट डी एक्स। ये वाला करके बताओ थोड़ा, देखिए जरा किसको कितना आता है। एक्स की पावर -2 -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस -3 -3 प्लस 1 अपॉन -3, एक्स की पावर -1 तो -1 प्लस 1 करे क्या, ये तो सीधा कितना होगा, log e x प्लस c। क्या आंसर आएगा, -1 तो माइनस ऊपर ले आओ, x की पावर -1 तो वो x नीचे आ जाएगा। यहां से माइनस का 1 -3 माइनस का 2 मिला तो 2 नीचे रखो, x की पावर -2 तो यहां पे आ जाएगा, माइनस का log e x प्लस c। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन करो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर डॉट डी एक्स। आंसर बताएंगे मुझे एक एक करके, जिन्होंने कर लिया ना माइक ऑन करके अपना आंसर बोलेंगे। ये बढ़िया क्वेश्चन है, नॉट दैट इजी क्वेश्चन। वो ना जो हिला के रख दे कॉन्सेप्ट को, मतलब मुझे तभी मजा आता है कि सब कॉन्सेप्ट सिखाओ, मेरे को सब कॉन्सेप्ट आ जाए, उसके बाद भी एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट आए जो और नई चीज सिखा के जाए, वही लर्निंग है। ये कहां से आवाज आ रही है, मोहित सुथार। बच्चा यहाँ पे क्या करता है, पहले पावर को करता है, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, पावर को 1 से बढ़ा दो फिर 1 से डिवाइड कर दो। गलत है, वहां पे जैसे करते थे ना अपन, वो यहां पे नहीं लगेगा। यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन कहता तो डिफरेंशिएशन कैसे करते, पावर को बाहर लेके आते, पावर को 1 से कम करते, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करते, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और इसका फिर अपन आगे डिफरेंशिएशन करते। वो जो आपको सिखाया था ना फंक्शन में फंक्शन, वो केवल और केवल डिफरेंशिएशन में लगता है, उसको इंटीग्रेशन में अप्लाई मत करना, मत करना, मत करना। आइए इसको सॉल्व करें। तो पहले स्क्वायर करो इसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका इंटीग्रेशन चल रहा है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 बाई एक्स का कितना हो जाएगा, log e x और 2x प्लस c। ये इसका आंसर आएगा। बहुत से बच्चों का आंसर आया है, वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट दैट। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर kx डॉट dx, e वही वाला जो अभी कांस्टेंट पढ़ाया था, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, कांस्टेंट को ऐसे नीचे ले आना, प्लस में c लगा देना। ठीक है, क्लियर है? जैसे e की पावर 8x डॉट dx,
तो हो जाएगा 8x डिवाइड बाई 8 प्लस सी, 8x डिवाइड बाई 8 प्लस सी, e की पावर 7x प्लस 2 डॉट dx। ये थोड़ा अलग है, ध्यान रखना, नीचे उसी को लेके आना है जो x का मल्टीप्लायर है। x के मल्टीप्लाई में कौन है, 7 है, तो इसका आंसर कितना आएगा 7x प्लस 2 डिवाइड बाई 7 प्लस सी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कभी ऐसे सिंगल फंक्शन मिलेंगे ना, तो जो x का मल्टीप्लायर है उसको डिवाइड में ले आना है। किस में ले आओगे, डिवाइड में लेके आ जाओगे। जैसे ये बहुत स्टैंडर्ड है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ये बहुत बार देखने को मिलेगा आपको, आपने देखा भी है, एसी पढ़ी थी अभी रिसेंटली, अल्टरनेटिंग करंट, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना होता है, उसके अंदर साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, माइनस का कॉस ओमेगा टी। पर ये तो केवल इसके लिए है, ये जो भी इसका मल्टीप्लायर है उसको नीचे ले आओ, मल्टीप्लायर को कहां लेके आ जाओ, नीचे लेके आ जाओ। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 7 इंटू डी एक्स, तो कितना आएगा, साइन का कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस, एज इट इज रख दो, मल्टीप्लायर को कहां ले आओगे, नीचे ले आओगे, प्लस में कितना आएगा c। तो यहां पे एक तो मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला सिखाया, दो चीजें इंपॉर्टेंट है इस बोर्ड से, एक तो ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला कि जो भी x का मल्टीप्लायर है या जो भी डिफरेंशिएटिंग का मल्टीप्लायर है उसको आप कहां ले आओगे, डिवाइड में ले आओगे। उसको कहां ले आओगे बेटा, डिवाइड में ले आओगे। चेक, तब नहीं लाएंगे मोहित, केवल सिंगल में। कल को ये होता ना 2x प्लस 7 का स्क्वायर, वी कैन नॉट डू दैट, हम उसको नहीं कर पाते। आपको ये भी कह देना इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये भी आप नहीं, अपने को करना ही नहीं है ये वाला इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन के रूल थोड़े इजी है, इंटीग्रेशन के रूल इतने इजी नहीं है। अंधाधुंध डिफरेंशिएशन के रूल इंटीग्रेशन में मत लगाना, इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है। क्या याद रखना है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, और ये वाली चीज ये सबसे ज्यादा आएगी आपके वहां पे, कौन सी वाली, कि पहला तो पावर नहीं होगी उसके अंदर, केवल ऐसे डाटा मिलेंगे, ऐसे डाटा मिलेंगे या ऐसे डाटा मिलेंगे आपको बिना पावर के, उसको बस डिनोमिनेटर में ले आना। जो 12th पढ़ चुके हैं उनको पता है, एसी का, एसी जब पढ़ते हैं ना अल्टरनेटिंग करंट, उसके इंटीग्रेशन में ये सब चीजें आती है, ठीक है ना। जैसे एक इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे देखो ये वाला भी अपन कर नहीं पाएंगे, x साइन x इंटू डी एक्स, नहीं करना, नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि सर x का कर दो, एक का कर दो, दूसरे का रोको, दूसरे का कर दो, पहले का रोको, नहीं, वो डिफरेंशिएशन का रूल है, यहां पे नहीं लगाना, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस 5 का स्क्वायर डॉट डी टी, नहीं करना, सिलेबस में नहीं है, फिजिक्स में तो नहीं है बेटा, मैथ्स वाले अपनी दुकान वहीं दिखेंगे मैथ्स की सब्जेक्ट के अंदर। ये कर सकते हैं अपन, दिस कैन बी डन, पावर 1 होनी चाहिए बस खाली। साइन का कितना होता है बेटे, माइनस कॉस, ओमेगा टी प्लस 5 को एज इट इज रखो, टी का मल्टीप्लायर नीचे आ जाएगा, बस इतना सा इसके अंदर। समझ में आई चीज बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, तो इसको 1 बाई एक्स अज्यूम करो, 1 बाई एक्स का कितना होता था, लॉग एक्स, तो सीधा सीधा लॉग ई ब्रैकेट में कितना लिख दोगे, एक्स प्लस 2 प्लस सी। पावर ध्यान रखना, ये जितने भी थोड़े थोड़े ये अभी सिखाया ना, इससे पहले और इसमें जो सिखाया है, पावर हमेशा 1 हो या -1 होनी चाहिए, ध्यान रखना। जैसे इस ये वाला -1 पे काम करेगा, वो बाकी सारे 1 पे काम करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स, लॉग ई 2x प्लस 2 प्लस सी, एक्स के मल्टीप्लायर को डिवाइड में ले आओ। कहानी समझ में आ रही है बेटा, क्लियर है, पक्का ना। अब अपन आते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रेशन पे। इसमें क्या होती है, लिमिट होती है, इसमें क्या होती है, लिमिट होती है। दिस इज कॉल्ड, जैसे ये आपका यहाँ पे a लिख दो, यहाँ पे b लिख दो, यहाँ पे आपने कोई फंक्शन f(x) डॉट डी एक्स लिख दिया या f' x लिख दिया,
इसका जब आपने समाकलन किया तो इसका समाकलन आया fx, ठीक है। इसमें c नहीं लगाते, इसमें c नहीं लगाते, ठीक है, इसमें हम लोग c नहीं लगाते। दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। तो एक बार पहले आप बेसिक रूल से इंटीग्रेशन करोगे, यहां से यहां यदि जाना है ना तो आपको बहुत बेसिक रूल लगाना है, ठीक है। बहुत बेसिक रूल से आप इसका इंटीग्रेशन करोगे और उसके बाद में क्या करते हो, अपर लिमिट की वैल्यू माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू। ध्यान रखना इसमें कोई c नहीं लगता, इसमें c नहीं लगता। क्लियर है क्या? ठीक है, एक एग्जांपल करा दूं। एग्जांपल देख बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स 2 से 3 कितना आएगा? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, 2 से 3, तो 3 पहले यहां रखो, 1/3 तो बाहर निकाल लो। 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है बेटा? 27, और 2 का क्यूब होता है 8। 27 में से 8 गए, कितने बचे बेटा? 19। 19 डिवाइड बाई 3। इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि डिफाइन हो गया लास्ट में जाके कितना आएगा, जबकि इससे पहले अपना आंसर यहीं पे आके रुक जाता था। कोई दिक्कत परेशानी? छाप इंटीग्रेशन करेंगे। साइन थीटा डी थीटा 0 से π/2, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा 0 से π/2, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा 0 से 2π, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा 0 से π। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटे? माइनस कॉस थीटा। थीटा दिया है तो थीटा में थीटा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहां से कहां? 0 से π/2, माइनस बाहर निकाल लो, cos π/2 माइनस cos 0। याद है क्या? cos थीटा बड़े एंगल पे, मोहित सुथार याद है क्या? छोटी वैल्यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हें देखता हूँ ना यार, जो 11th में पढ़ाए बच्चे मिलते हैं ना, पुराने बच्चे, और वो जब रिस्पॉन्ड करते हैं तो ऐसा लगता है हाँ यार मेहनत कहीं ना कहीं सफल हो रही है। वेरी गुड मोहित। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ थैंक यू, थैंक यू। cos π/2 बड़े एंगल पे छोटी वैल्यू, यानी ये कितना हो जाएगा? 0, और ये कितना हो जाएगा? 1, तो आंसर आएगा 1। cos थीटा 0 से π/2, cos का कितना हो जाएगा? sin थीटा 0 से π/2, यानी सबसे पहले sin π/2 रखो, माइनस का sin 0 रखो। sin π/2 होता है 1 और sin 0 कितना होता है? 0, तो आंसर आया 1। sin थीटा 0 से 2π, sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा 0 से 2π, तो माइनस का cos 2π माइनस cos 0। बेटा cos 2π भी 1 होता है, cos 0 भी 1 होता है। 2π मतलब ही 0 डिग्री होता है, 360 मतलब 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री, सॉरी ये 1 होता है, तो 1 माइनस 1 कितना आया? 0। ये आंसर आया 0। ये करेंगे, cos थीटा का कितना होता है बेटा? sin थीटा 0 से π, sin π माइनस sin 0, sin π भी 0 और sin 0 भी 0, आंसर आया 0। क्लियर है क्या? पक्का? अब समझो इसका मतलब क्या होता है। आइए ये आंसर्स याद रखना बेटा, सारे आंसर्स याद रखना। देखो बेटा, इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का ग्राफ के रूप में क्या मीनिंग होता है? तो बेसिकली इंटीग्रेशन इज बेटा एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, वक्र के नीचे का क्षेत्रफल इज इंटीग्रेशन, यानी समाकलन। जैसे कल डिफरेंशिएशन बताया था, डिफरेंशिएशन क्या होता है? कर्व के जो टेंजेंट खींचते हो वही उसका dy/dx होता है, वही उसका tan थीटा होता है।
So we got this curve here in this kind कि ये हमारा कर्व आ गया बेटे, ये तो भगवान ने इसको y बनाया और दूसरे भगवान ने इसको x बनाया। तो बेटा ये जैसे तुमने ये कोई पॉइंट उठा लिया, ये तुमने पॉइंट बोला a और ये पॉइंट तुमने बोला a b, यहाँ पे x बराबर a है, यहाँ पे x बराबर b है, और इस कर्व की कोई इक्वेशन है y बराबर एफ एक्स, इसकी कोई समीकरण होगी, मतलब y x के टर्म्स में होगा, k x स्क्वायर होगा, x की पावर 3 होगा, x की पावर 7 होगा, कुछ भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो ये जो एरिया है, ये एरिया किससे डिनोट होता है? इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट डी एक्स a से b, a से b तक y डॉट डी एक्स, और y डॉट डी एक्स की जगह क्या रख दोगे? एफ एक्स इंटू डी एक्स a से b। ये इसका मीनिंग होता है बेटा। बेसिकली इंटीग्रेशन जो डेवलप हुआ था ना, वो इस तरह के एरिया को पता करने के लिए डेवलप हुआ था। अब ध्यान रखना, अब ध्यान रखना, अब ध्यान रखना जो बताने जा रहा हूं बेटा। साइन थीटा का ग्राफ ऐसा होता है, यदि y एक्सिस पे साइन थीटा, यहाँ पे थीटा मानेंगे ना, तो साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। टाइम बचा है 6 मिनट 25 सेकेंड। लाले ये होता है तेरे साइन थीटा का ग्राफ। किसका ग्राफ बेटा? साइन थीटा का ग्राफ। और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, ठीक है कि नहीं है? अब मैं आपको कह रहा था ना बीच बीच में 2 दिन क्लासों से कि यार ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बहुत समराइज करके पढ़ाना होता है। तो वही ये जो चीज़ें अभी नई नई दिख रही है ना, तो मैं साइन थीटा का ग्राफ ऐसा कैसे है, जिन्होंने नहीं पढ़े हुए बेसिक, तो यार ये बेसिक्स में पढ़ाते हैं पहले, पर बहुत समराइज पढ़ाना है, इसलिए वहाँ पे हमने इसको नहीं लिया था अभी की क्लास में, इस सेशंस के अंदर। तो ये जो होता है कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे सीख लो। ये एंगल होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2 और ये होता है 2π। मैंने आपको पहला इंटीग्रेशन दिया था साइन थीटा 0 से π/2 डी थीटा। देखो साइन थीटा ये तो y है, ये क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट x की जगह कौन है? dx। और कहां से कहां? 0 से π/2। मतलब ये जो है रेड वाला इस वाले एरिया को बता रहा है। तो ध्यान रखना, ये वाला एरिया कितना हो गया? 1। आई बात समझ में? क्लियर है? मुंडी हाँ कि मुंडी ना? अरे हाँ कि ना भाई? अच्छा तुम टेक्निकल हो रहे हो, अंगूठे दिखाओगे? चलो हाँ, थम्स अप करके बताओ। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तुझसे कहूं व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा 3π/2 से 2π, मतलब ये हो गया। अरे ये तो सेम ही है, इसका आंसर भी 1 आएगा। समझ में आई क्या बात? अच्छा मैं तुझे कॉस थीटा का ग्राफ बना के बताता हूं। ग्राफ देखना, ध्यान से देखना। ये ले बेटा, यहाँ थीटा फेंको, यहाँ कॉस थीटा फेंको। y बराबर कॉस थीटा, x बराबर थीटा। तो y और x का हिसाब किताब काले पेन से सुंदर सुंदर ग्राफ बनाएंगे। ये बेटा सुंदर सुंदर ग्राफ आ गया। मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, ये वाली 0। ये कितना? 0 डिग्री। π/2, पाई 3π/2 और ये कितना? 2π। अगेन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। टाइम कितना बचा है? 3 मिनट और 29 सेकेंड। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बेटा। ये वाला एरिया कितना रहेगा? 1 रहेगा। सेम ही ग्राफ है लगभग। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा 0 से π/2, आंसर आया था 1, आया कि नहीं आया? लेकिन 0 से पाई में कॉस थीटा डी थीटा कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। 1 और ये -1। 1 और -1 कितना हो गया? 0 हो गया। 1 और -1 कितना हो गया? 0 हो गया। आई क्या कहानी समझ में? क्लियर है? अच्छा ये कितना आएगा? 0। कोई मुझे बताएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा π/2 से 2π इंटू डी थीटा कितना आएगा? बिना सॉल्व किए मुझे इसका आंसर फेंको कोई, फटाक से। मैं कैच कर रहा हूं यहां पे बैठ के, फटाक से फेंको कोई आंसर।
पाई बाई 2 से 2 पाई कॉस थीटा डी थीटा कितना आएगा? ये रहा तेरे सामने ग्राफ जहां से तेरे को करनी है नकल। हाँ दिनेश, -1। बाकी बच्चे मोहित कितना आएगा? -1। बाकी सीवर साहब, सीवर साहब, अरे सॉल्व नहीं करना सीवर साहब, सॉल्व करके बोल रहे हो क्या? बिना सॉल्व के बताओ क्या सीखा फिर अपन ने? ये क्या नाम है? मोदी जी, कृष्णा टू एवरीवन, +1। चित्रा, कहां से कहां जाना है? पाई बाई 2 से 2 पाई, 1 -1 -1 -2 +1। तो ये तो नीचे वाला आया -2, ऊपर आया +1, तो -2 + 1 कितना होता है? -1 इज दी उत्तर। चेक कर लेना, करके बताऊं क्या? cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? sin थीटा कितना होता है? sin थीटा, पाई बाई 2 से 2 पाई, ठीक है, sin 2 पाई माइनस sin पाई बाई 2, sin 2 पाई 0 और ये 1 -1 आंसर आ गया। क्यों करूं मैं? मुझे पता है ये वाला एरिया 1 होता है और ये वाला -1 होता है। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? फंडा सीखा क्या बेटा? चलो थोड़ा सा इंटीग्रेशन और खेल लेते हैं अपन, है ना? एक इंटीग्रेशन करो पटाख से। कर लो बेटा ये वाला क्वेश्चन, मजा आ जाएगा आपको भी। फटाक से कर लो ये वाला क्वेश्चन। और कुछ याद आ रहा है क्या इसको देख के? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। करते हैं इसका। K Q1 Q2 तो को बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ r की पावर -2 डॉट dr। कहां से कहां? r1 की जगह इनफाइनाइट रख दो और r2 की जगह r रख दो। जब किसी चार्ज को बिना एस्केलेट किए हुए इनफाइनाइट से किसी डिस्टेंस r पे लेके आते हैं तो जो वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। यही है वो डेरिवेशन हो गया तेरा। r की पावर -2 है ना, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इनफाइनाइट से r K Q1 Q2, ये कितना हो जाएगा? -1 और इसकी पावर भी -1, r की पावर -1 अपॉन -1 इनफाइनाइट से r, K Q1 Q2 -1/r इनफाइनाइट से r, माइनस बाहर निकाल लो, K Q1 Q2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस का K Q1 Q2 इंटू 1/r। दिस वुड बी योर आंसर, -K Q1 Q2 बट्टे r। आई क्या बात समझ में बेटा? कोई डाउट है किसी को इसके ऊपर? नहीं है? बढ़ू आगे, है ना? आपने माहौल बना दिया बढ़िया। मैं एक अच्छा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ इस चीज के लिए। अच्छे आंसर्स आ रहे हैं, बच्चे बढ़िया आंसर्स दे रहे हैं, यही मैं चाहता था। देखो इस चीज को सीखते हैं अपन, इसका यूज क्या होता है। जैसे मुझे कोई कह दे कि z बराबर dy/dx, कोई भी कह के गया मुझे कि z का मतलब क्या है? dy/dx, ठीक है? तो इसे एक नई चीज सीख लेना कि dy बराबर z इंटू dx। इसको इधर ले जाओ, इंटीग्रेशन मारो, dy का इंटीग्रेशन, ये तो 1 है ना, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन y, इसका कितना? z इंटू dx। ये भी एक नया तरीका होता है। मतलब यदि y का डिफरेंशिएशन करने पे z मिल रहा है तो z का इंटीग्रेशन करने पे y मिलेगा। आ रही है क्या कहानी समझ में? मुंडी का वर्टिकल मोशन या मुंडी का हॉरिजॉन्टल मोशन। कुछ अंगूठा छाप भी है, पटापट पटापट मारे जा रहे हैं अंगूठे।
हाँ वर्टिकल चलो ठीक है, आओ आओ डिस्कशन करते हैं इस पर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक रॉड दी बेटा, ये रॉड है, इस रॉड का ये सिरा A है, ये सिरा B है। इस सिरे से x दूरी पर जाते हो तो यहां पर लैम्डा कुछ डिफाइन किया गया, उसको बोला गया dm डिवाइड बाई dx। मुझे नहीं पता लैम्डा क्या है, पर इसने फॉर्मूला दे दिया dm डिवाइड बाई dx, और ये बोला है 2x प्लस 4, और इसकी टोटल लेंथ है 10 मीटर, और इसकी यूनिट है kg पर मीटर। टेल मी दी कंप्लीट मास ऑफ रॉड। मुझे इस रॉड का पूरा पूरा मास बताओ। कोई भी रॉड नहीं खाएगा, पूरा मास बताना। ऐसा नहीं कि सर 10 ग्राम मैं खा गया कम हो गया, नहीं, वो सब नहीं चलेगा। ठीक है कि नहीं है? मुझे इस रॉड का पूरा पूरा मास बताओ। सीवर साहब आप तो आर से रॉक कर रहे हो एकदम। 140। सोचो कि सर ने ये क्यों पढ़ाया इससे पहले। एवरीवन, सर ने ये क्यों पढ़ाया, सोचो भाई। इंटीग्रेशन एज इट इज थोड़ी, इंटीग्रेशन नाम का कोई चैप्टर है ही नहीं हमारे पास में। इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद फिजिक्स में तो ये आएगा कि हमें यहाँ पे मास ऑफ रॉड पूछा है, तो यानी कैपिटल एम पता करना है। ठीक है कि नहीं है? तो dm डिवाइड बाई dx हमें कितना दे रखा है बेटा, ये दे रखा है 2x प्लस 4। तो dm कितना आ जाएगा, 2x प्लस 4 इंटू dx। इधर भी इंटीग्रेशन करो, इधर भी इंटीग्रेशन करो। dm का इंटीग्रेशन आता है m, याद है? ये रहा, अभी किया था। dy का इंटीग्रेशन y, तो dm का इंटीग्रेशन m आएगा। x की लिमिट कहां से कहां है? यहां पे x 0 और यहां पे x कितना है 10, लिमिट लगा दो 0 से 10। 2x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 4x 0 से 10, लिमिट लगा दो। मास कितना आ जाएगा बॉडी का, 2 से 2 गया, लिमिट रखो अपर लिमिट 10 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 माइनस लोअर लिमिट 0 है तो सब 0 आ जाएगा। 100 प्लस 40 140। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कितने बच्चों का ये आंसर आ गया था? अंगूठे दिखा दो बस खाली। कुछ बच्चों ने बोला था, कुछ ने बोला नहीं था, तो शायद आया हो, शर्म कर ली हो, ऐसा कोई हो तो बताओ। अच्छा, जिनका नहीं आया, क्या उनको समझ में आया? जिनका नहीं आया, क्या उनको समझ में आया? अभी ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे ना, तुम भूल जाओ इसकी फिजिक्स क्या है, अभी तो इसकी मैथ्स देखो कि यदि ऐसे ही इस फॉर्मेट में कोई भी है ना तो इसको घुमा के ये बना सकते हैं। तो हमने को dm बाई dx दे रखा है, तो x इधर बेस के अपन dm के लिए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटीग्रेशन। तो बच्चों इसी के साथ होता है समाकलन का समापन, एंड ऑफ इंटीग्रेशन। एक छोटी सी क्लास में इससे बेहतर, इससे ज्यादा कॉन्साइज और इससे ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन नहीं कर सकते बेटा। और मेरी गारंटी है ये वीडियो यूट्यूब पे भी डालेंगे, पता नहीं मुझे इसका स्टेटस क्या रहेगा, क्या व्यूज है, क्या रहेंगे, वो अलग कहानी में, उसमें नहीं जाता, बट ऐसा कंटेंट आपको बाकी जगह नहीं मिलेगा। आप देख लेना कहीं पे भी घूम फिर के। अब चालू करेंगे वेक्टर, क्या है क्या नहीं है, सबको बेसिक्स आते हैं। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर। हेडिंग मिटा देते हैं, समाकलन। वेक्टर, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सदिश। वेक्टर, और इसको हिंदी में कहते हैं सदिश। हमारे पास में भौतिक राशियां 4 तरह की होती है। वी हैव 4 काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कितने तरह की होती है? 4 तरह की होती है। 4 तरह की होती है। एक होता है केवल मापांक, एक होता है केवल मैग्नीट्यूड होता है जिसके अंदर, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। पानी का कितना होता है? 4/3, कोई यूनिट नहीं होती इसके साथ में। दूसरा, जैसे लिख देता हूं 1 बाई 1। एक तो हमारे पास में आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
जैसे वाटर, वाटर का होता है 4/3 म्यू, या कई जगह पे इसको एन कहते हैं, ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा। अगला है जैसे मास, मास आया 4 kg, इसमें तो केवल मैग्नीट्यूड है, इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण प्लस यूनिट यानी इकाई भी है। अगला आया फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, कितना होता है बेटा, Gm1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसकी एक डायरेक्शन भी होती है टूवर्ड्स सेंटर्स। इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड यानी मापांक, यूनिट यानी इकाई प्लस डायरेक्शन, तीन चीजें एक साथ है इसके अंदर। एक और चीज होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। एक और चीज होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है डिस्कशन के मामले में। हमारे लेवल पे जितनी चीजें अपन उसको पढ़ेंगे, जब अपन रोटेशन वाला चैप्टर एक दिन में निपटाएंगे उस दिन अपन देखेंगे इसको, बट यहाँ पे मैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा। तो कोई भी भौतिक राशियों को मैं मोटा मोटा 4 भागों में बांट सकता हूँ। उसमें से ये वाली जो राशि होती है इसको अपन कहते हैं स्केलर, यानी अदिश, जिसमें केवल द्रव्यमान और इकाई हो, सॉरी परिमाण और इकाई हो। परिमाण, परिमाण को आज से कहा जाएगा मैग्नीट्यूड, इकाई यानी यूनिट। यह है तुम्हारा वेक्टर, वेक्टर को कहते हैं सदिश। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन, एवरीथिंग। इट कंटेन्स मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन, एवरीथिंग। इज इट क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? ठीक है, बड़े यहां से आगे पता है सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है, सब पता है आपको पहले से, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, कोई बड़ी चीज नहीं है सदिश और अदिश। किसी भी वेक्टर को जब अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो अपन रिप्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर ऐसा एक तीर लगा के, और ये जो ये होता है, ये एक तीर, ये एक एक्चुअल वेक्टर ये है, इसका रिप्रेजेंटेशन, इसका नाम अपन ऐसे रखते हैं। ठीक है, क्लियर है? और इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, सदिश ए का परिमाण। ये होता है ए कैप, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, या इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। तो बेसिक नोटिफिकेशन है ना, जिस उद्देश्य से अपनी क्लास चल रही है उस उद्देश्य में मैं ये उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे 12th और 11th पास बच्चे बैठे हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं जो 11th में जो सेंटर हुआ है। ठीक है, तो उसको सब पता है मैं यहाँ पे क्या पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे ना, ये बेसिक नोटिफिकेशन सबको आते हैं। ये जो लेंथ होती है, ये लेंथ होती है ना, ये लेंथ अपन ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है। ये जो डायरेक्शन होती है उसको अपन ए कैप से लिखते हैं, ये होता है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर गिवन वेक्टर। इनमें रिलेशन क्या होता है तीनों, क्या रिलेशन होता है इनमें, ये रिलेशन होता है बेटा। आवाज आ रही है मेरी? वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप। और जो ए कैप होता है ये होता है वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। ए कैप कितना होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। ए कैप होता है वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। ठीक है कि नहीं, क्लियर है, पक्का? अब देखो, जैसे आपके पास भी एक वेक्टर है,
आपके पास में ये एक वेक्टर है, तो इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी होती है शिफ्टिंग, मतलब ये जो वेक्टर है तुम्हारा, तुम इसको पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, है ना। ये जो तुम्हारा बेसिक वेक्टर है, इसको मैं एक बार के लिए ब्लैक कलर से बना देता हूं। इस वेक्टर की लेंथ और डायरेक्शन को चेंज किए बिना आप इसको कहीं भी रख सकते हो। यू शुड नॉट चेंज द लेंथ एंड द डायरेक्शन एंड यू कैन पुट दिस वेक्टर एनीवेयर इन द यूनिवर्स वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड। इसको वेक्टर का हेड यानी सिर कहते हैं, इसको वेक्टर का टेल यानी पूंछ कहते हैं। बिना डायरेक्शन चेंज किए, बिना लंबाई चेंज किए आप इसको कहीं भी रख सकते हो। मतलब यहां से उठा के इस वेक्टर को अब मैं इस पेन से शो करता हूं, यहां से समझ लो ये पेन ही वेक्टर है। यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे रख सकता हूं, पर ऐसे नहीं रख सकता, डायरेक्शन चेंज हो गई। या पेन को छोटा करके नहीं रख सकता, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो वेक्टर में दो चीज अलाउड होती है, एक तो शिफ्टिंग और एक रोटेशन। शिफ्टिंग कब अलाउड होता है? जब आप उसको पैरेलली, या पैरेलली तो नहीं, बिना उसकी लेंथ चेंज किए और बिना उसका मैग्नीट्यूड चेंज, डायरेक्शन चेंज किए आप उसको एक से दूसरी जगह भेज सकते हो आराम से, कोई मना करने वाला नहीं है। दूसरा, किसी भी वेक्टर को यदि आप 360 डिग्री से घुमाते हो तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता, वेक्टर सेम रहता है। बट यदि आपने किसी वेक्टर को, जैसे ये तुम्हारा वेक्टर ए है, इसको तुमने 180 डिग्री से घुमा दिया, इफ यू रोटेट इट बाई एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, तो बेटा इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन उल्टी हो गई, तो इट इज कॉल्ड माइनस ए कैप, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर कहलाता है। क्लियर है? पक्का? बढ़ो यहां से आगे, ठीक है। ये बेसिक चीजें होती है। दिस इज हेड एंड दिस इज टेल। तीसरी बेसिक चीज सुनो, दो वेक्टर के बीच में जब भी एंगल चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं? एंगल। दो वेक्टर के बीच में जब भी अपन एंगल चेक करते हैं तो वो हमेशा टेल टू टेल होता है। कैसा होता है लाले? टेल टू टेल होता है। कैसा होता है? टेल टू टेल होता है। पूंछ से पूंछ का जुड़ना जरूरी है, मतलब ये एक सदिश है और ये एक सदिश है, इनके बीच का एंगल मैंने 120 डिग्री दे दिया, तो मुझे पूछे व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इनके बीच का थीटा यदि कोई कह दे 120 तो गलत, पूर्णतया गलत, 100% रॉन्ग। कैसे सर? सामने पड़ा है 120। बेटा ये हेड टू टेल है, आप कैसे मिलाओगे? टेल टू टेल मिलाओगे। तो टेल टू टेल मिलाने के लिए इस वेक्टर को यहां से उठाओ, इसकी पूंछ पे चिपकाओ, तो ये वेक्टर ए को अपन ने यहां पे शिफ्ट कर दिया, ये वाला एंगल आएगा 180 माइनस 120 यानी 60। तो इसका उत्तर कोई 60 बोले तो हम उसको मना नहीं कर सकते, 60 इसका सही उत्तर होगा। आया बात समझ में? क्लियर है? वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा कैसा देखते हैं लाले? टेल टू टेल देखते हैं। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? बहुत बेसिक चीजें वेक्टर के बारे में पढ़ा रहा हूं। आगे बढ़े यहां से। अब अपन डिस्कशन करेंगे यूनिट वेक्टर यानी ए कैप के ऊपर। देखो ए कैप क्या दिखाता है? डायरेक्शन शो करता है, यानी ये केवल और केवल दिशा दिखाता है। एक, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है? 1 होता है। इसका परिमाण सदैव कितना होता है? 1 होता है। इसका परिमाण सदैव कितना होता है? 1 होता है। स्टैंडर्ड तरीका ये कहता है कि आपको जो भी डील करना है वो एक्स, वाई और जेड में डील करना है। भाई हमारे लिए तो डायरेक्शन ये होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अप, डाउन। फिजिक्स में डायरेक्शन आएगी एक्स, वाई, जेड। फिजिक्स में डायरेक्शन आएगी जेड में आती है, तो ये एक्स, ये वाई और ये जेड। देखो रेड वाला जो पेन है, रेड वाला पेन शो कर रहा है किसको? वाई को। रेड वाला पेन शो कर रहा है वाई को। ये वाला जो पेन है ये बाहर आ रहा है,
ये जो पेन देखो ये बाहर आ रहा है, ब्लैक वाला, ध्यान देना, ब्लैक वाले पे ध्यान देना, ब्लैक वाला ऐसा बाहर आ रहा है, ये शो कर रहा है Z को, और ये जो मेरी तरफ आ रहा है ये शो कर रहा है X को। तो ये 3 डायरेक्शन होती है। तीनों के लिए कोई महानुभाव X कैप भी यूज कर सकते थे, कोई Y कैप और कोई Z कैप भी कह सकते थे, पर नहीं, उन्होंने इसके लिए I कैप यूज किया, इसके लिए J कैप यूज किया और इसके लिए K कैप यूज किया। कई जगह पे कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में आपको X कैप, Y कैप, Z कैप भी मिलेगा, पर हमें वहां पे लड़ाई नहीं करनी है। X कैप का मतलब I कैप, Y कैप का मतलब J कैप, Z कैप का मतलब K कैप। आई क्या कहानी समझ में? हाँ या ना? क्लियर है? पक्का? किसी भी सदिश को, किसी भी सदिश यानी किसी भी वेक्टर को, जैसे ये वेक्टर है तुम्हारा, अब इसका फायदा ये, ऐसा क्यों किया मालिक, ऐसा क्यों किया ऊपर वाले ने ऐसा इसलिए किया कि कोई भी वेक्टर जो ऐसा आ रहा है, देखो अपन समझते हैं इसको और बढ़िया तरीके से समझते हैं बेटा। देख बेटा ये यहां देख, यहां ध्यान लगाएगा ना, मजा आ जाएगा। तो ये तेरा एक्स वाई और जेड है, कोई भी ये तीसरा वेक्टर ऐसे चला गया ऐसा, तो एक मेथड होता है जिसको कहते हैं कंपोनेंट्स या रेजोल्यूशन, सदिशों के घटक। वो घटक क्या कहते हैं, इस सदिश को 3 अलग अलग सदिशों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो एक एक्स में है, एक वाई में और एक जेड में। यानी हर टेढ़ा मेढ़ा सदिश जो भी आएगा ना, उसको आप हमेशा से आई में, जे में और के में शो कर सकते हो। इसलिए अपन इस नोटिफिकेशन को यूज करते हैं। कैसे, क्यों कर सकते हैं? इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जैसे तुमने ये वाला लिया तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा, एक्स वाई और जेड आएगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्स वाई जेड से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मतलब ये कहीं ना कहीं एक्स के कुछ हिस्से से मिलकर बना है, वाई के कुछ हिस्से से मिलकर बना है, जेड के कुछ हिस्से से मिलकर बना है। यदि इस पे आना है तो x के अंदर x चलना पड़ेगा, y के अंदर y चलना पड़ेगा और z के अंदर z चलना पड़ेगा। यदि मुझे ये r वाली दूरी तय करनी है, ये r डिस्टेंस तय करनी है, तो r डिस्टेंस तय करने के लिए या तो क्या करूं, बच्चे बहुत ध्यान से इस चीज को सुनेंगे, बहुत फील लेके इस चीज को सुनेंगे, क्यों होता है क्यों नहीं होता है ये समझना बहुत जरूरी है यार। और मतलब ये क्लास ले रहा हूं ना मैं केवल इसलिए ले रहा हूं ताकि बच्चों को कोविड में किसी का नुकसान नहीं हो, बस, है ना। पढ़ाता हूं, ये देखो, ये मैं कह रहा हूं आपको इस ब्लू वाले पेन के टिप पे जाना है, आपको इस ब्लू वाले पेन के टिप पे जाना है। एक्स वाई जेड सबको समझ में आ गए, ठीक है। आपको इस ब्लू वाले पेन के टिप पे जाना है, तो ब्लू वाले पेन के टिप पे जाने के 2 रास्ते, या तो सीधे सीधे ब्लू वाले पेन से चले गए, या एक्स में आए, वाई में आए, जेड में आए। तो सीधे सीधे चले गए तो R बोलेंगे, नहीं तो इसको क्या बोलेंगे, X में I कैप, Y में J कैप और लाले Z में K कैप। इस तरह से अपन किसी भी सदिश को I, J और K में तोड़ सकते हैं। इसका ये फायदा होता है। दिस इज द बेसिक बेनिफिट ऑफ दिस थिंग। क्या ये कहानी समझ में आई बच्चों लोग? क्लियर है? हाँ कि ना? ठीक है, तो ठीक है, क्लोज करते हैं यहीं पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कनेक्टेड है, जुड़े रहे इससे। शाम तक या कल सुबह तक आपको इसका वीडियो भी मिल जाएगा, वीडियो आप लोग जरूर देखें। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का। कल मिलते हैं, थैंक यू।